हेलो पीपल, हाउ यू ऑल। तो आज हम चैप्टर नंबर 5 थेरेप्यूटिक अप्रोचेस कवर करने वाले हैं। इम्पॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा ये, क्योंकि पूछा जाता है। तो हम जो भी साइकोथेरेपीज़ देते हैं तो आपको पता होना चाहिए इसमें सिस्टमैटिकली हम कुछ प्रिंसिपल्स को अप्लाई करते हैं। हर थ्योरी का अपना अलग अलग होता है सिद्धांत, और एक एक्सपर्ट ही वो साइकोथेरेपी दे सकता है, हर कोई नहीं दे सकता, अनट्रेन्ड पर्सन नहीं दे सकता। और हर साइकोथेरेपी का एम क्या होता है मोस्टली कि भाई क्लाइंट के बेटरमेंट के लिए हमें उसको हेल्प करना है, इमोशनल प्रेशर जो उसके अंदर है वो कम करना है, उसके अंदर पोटेंशियल ग्रोथ जो है पॉजिटिव लो लेके आनी है, उसकी अगर कोई रॉन्ग हैबिट्स है उन्हें मॉडिफाई करना है, थिंकिंग पैटर्न अगर बहुत नेगेटिव है उसे चेंज करना है, सेल्फ अवेयरनेस उसकी बढ़ानी है, और उसके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स और कम्युनिकेशंस को हमें बढ़ाना है। वो डिसीजन अच्छे से ले पाए, वो खुद की चॉइसेस को लेकर के अवेयर हो पाए और अपने सोशल एनवायरनमेंट से वो रिलेट कर पाए ज़्यादा अच्छे वे में। ये सारे इसके कुछ तरीके होते हैं। थेरेपिस्ट और क्लाइंट के बीच का जो रिलेशनशिप होता है उसको हम थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप या फिर अलायंस कहते हैं। ठीक है, फाइन। इसके अलावा मोस्टली क्या होना चाहिए, अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड होना चाहिए। एक क्लाइंट ने कितने ही गलत काम किए हों पर आप उसको अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड दें, उसको एक्सेप्ट करें। एम्पैथी जो है वो आपके अंदर होनी चाहिए। आप खुद को उसकी जगह रख के उसकी चीज़ को समझ पाएँ कि वो किस दौर से गुजरा है। अब थेरेपीज़ के अगर हम टाइप करें तो बहुत अलग अलग हैं। एक सेकेंड, ये वाला शायद साइकोडायनेमिक, हाँ ये साइकोडायनेमिक के बारे में बताया है। जैसे साइकोडायनेमिक थेरेपी है फ्रॉइड वाली, ये क्या करती है, ये जो आपके कन्फ्लिक्ट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करती है। बिहेवियर थेरेपीज़ मानती है कि आपके जो कन्फ्लिक्ट्स हैं वो फॉल्टी लर्निंग की वजह से हुए हैं। ठीक है, कॉजेज़ ये एक बार आप रीड कर लेना, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अपन डायरेक्ट थेरेपीज़ पे जंप करते हैं। हाँ, बिहेवियर थेरेपी जो होती है ये पास्ट वगैरह की बात नहीं करती, ये प्रेजेंट पे फोकस करती है। ये बोलती है कि आपने चीज़ें गलत तरीके से लर्न कर ली हैं, तो हमें वो लर्निंग आपकी जो है वो ठीक करनी होगी, ये इन्होंने कहा है। ठीक है, मेथड ऑफ ट्रीटमेंट क्या है इनका, मैल फंक्शनिंग बिहेवियर्स जो होते हैं उनको आइडेंटिफाई करके उनको आपको सही करना है। देखते हैं कि किन वजह से ये मैल फंक्शनिंग जो बिहेवियर है वो स्टार्ट हुए हैं, कैसे हम उनको हटा सकते हैं। ठीक है, ये वो करते हैं। और इसके लिए टेक्निक्स क्या क्या यूज़ में ली जाती हैं, रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट आप यूज़ में ले सकते हो। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट क्या होता है, अगर सपोज कीजिए कि इसमें एग्जाम्पल दिया है, वन लर्न्स टू पुट ऑन वूलन क्लोथ्स, बर्न फायरवुड और यूज इलेक्ट्रिक हीटर टू अवॉइड द अनप्लीजेंट कोल्ड वेदर। एक कोल्ड वेदर सर्दी के समय में हमें पता है कि हमारे लिए बहुत अनप्लीजेंट है, हमारे लिए नेगेटिव है, गलत है, हम इसको अवॉइड करना चाहते हैं। तो कैसे करेंगे, उसके लिए हम सर्दी के कपड़े पहनेंगे, वूलन्स पहनेंगे। तो ये नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट का मतलब बेसिकली ये होता है जब किसी अनप्लीजेंट चीज़ को हटाया जाए, रिमूविंग समथिंग अनप्लीजेंट, रिमूव समथिंग नेगेटिव। ठीक है, एवर्सिव कंडीशन क्या होती है, एवर्सिव कंडीशनिंग का मतलब होता है जिसमें कि आप रिपीटेडली अनडिजायर्ड रिस्पॉन्स को एवर्सिव कॉन्सिक्वेंस के साथ रिलेट करते हैं। जैसे कि एक अल्कोहलिक है, अगर वो अल्कोहल पीता है, हम उसका ये छुड़ाना चाहते हैं, तो हम उसको हर बार जब भी वो अल्कोहल पिएगा उसको एक माइल्ड सा शॉक दें। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ों से क्या होगा, या फिर कोई गंदी सी स्मेल उस टाइम पे हम उसको करवाएं, या उसके अल्कोहल के अंदर हम कुछ ऐसे वो आते हैं, मैं फ़िलहाल नाम भूल रही हूँ, कुछ ऐसे वो आते हैं दवाइयाँ जिससे कि उसको उल्टियाँ आएँ। तो ऐसे में क्या होगा, उसका पेयरिंग होगी बार बार और वो उसको छोड़ देगा। एवर्सिव। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, अगर वो कुछ अच्छा कर रहा है तो उसको पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट करें, कुछ अच्छा उसको प्रोवाइड करें। टोकन इकोनॉमी, छोटे बच्चे जो होते हैं या जो रिहैब में होते हैं लोग, उनके साथ ये करते हैं, हम उनको टोकन देते हैं, डायरेक्ट रीइंफोर्समेंट ना दे करके उनको टोकन देते हैं, जिन्हें इकट्ठा करके वो उन टोकन्स के बदले कोई चीज़ ले सकते हैं। इसके अलावा और क्या होता है, सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन, ये वोल्पे ने दिया है। वोल्पे ने इसको फोबियाज या इरेशनल फियर्स को ट्रीट करने के लिए बताया था। तो इसमें आप उनको पहले क्या करते हैं, रिलैक्स करना सिखाते हैं। रिलैक्स करने के बाद फिर आप उनको उस चीज़ को इमेजिन करवाते हैं या कोई फ़ोटो दिखाते हैं, फिर उनको बोलते हैं अब आप रिलैक्स करो, क्योंकि उनको एंजाइटी होगी। सपोज़ कीजिए किसी को मकड़ी से डर लगता है, तो उसको पहले तो रिलैक्स करना सिखाएंगे, फिर उसको मकड़ी की फ़ोटो दिखाएंगे। जब वो फ़ोटो देखेगा तो उसको डर लगेगा, तो वो रिलैक्स करेगा। उसको इमेजिन करवाएंगे कि तुम्हारे हाथ पे है, वो एंजाइटी में आएगा, उसको फिर वो रिलैक्स करने को बोलेंगे।
फिर धीरे धीरे मकड़ी एक्चुअल में उसके सामने ला के रखेंगे, तो धीरे 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 इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप हम उसका डर जो है वो ख़त्म कर देते हैं। प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोकल इनहिबिशन ये यहाँ पे चल रहा है। इसका मतलब जब दो म्यूचुअली अपोजिंग फोर्सेस एक ही समय में आते हैं तो वीकर फोर्स वाला इनहिबिट हो जाता है। तो इसलिए हमने उसको पहले रिलैक्सेशन अच्छे से सिखा दिया ताकि रिलैक्सेशन जो है वो बरकरार रहे और एंजाइटी धीरे धीरे ख़त्म हो जाए। मॉडलिंग हम करवाते हैं। मॉडलिंग मतलब कि आप क्लाइंट जो है उसको किसी रोल मॉडल को या थेरेपिस्ट को दिखाया जाता है कि ये बिहेवियर वो कर रहा है, तो वो देख के उनसे सीखेगा, वो भी वही करेगा। ठीक है। कॉग्निटिव थेरेपी क्या होती है? ये मानता है कि भाई जो भी हमारा डिस्ट्रेस है वो हमारे इररेशनल थॉट्स और बिलीफ की वजह से है। एल्बर्ट एलिस ने रेशनल इमोटिव थेरेपी दी थी, रेशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी, REBT। इसमें इन्होंने पहले तो ABC दिया था, बाद में ABCDE हो गया अब ये मॉडल। आई थिंक इसमें ABC ही है। तो इसमें बताया एंटीसीडेंट, बिलीफ और कॉन्सिक्वेंस। ये बिल्कुल मैं कहूँगी कि अलग है थोड़ा। ये आप एक बार के लिए तो पढ़ लें, बाकी मेन हम ABCDE वाला मॉडल करेंगे क्योंकि उसमें एक आई थिंक एंटीसीडेंट भी नहीं है, कुछ और था उसमें ए। तो एंटीसीडेंट मतलब पहले क्या इवेंट हुआ जिसकी वजह से आपका ये बिलीव बना और उसके बिलीव बनने से आपके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हुए। बस इसको अभी के लिए तो इतना ही समझो। ये अभी ये कि हम ABCD ही करेंगे, ABCDE वाला ही करेंगे। CBT कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, ये क्या होता है? इसमें आप डिप्रेशन या साइकोलॉजिकल जो भी डिसऑर्डर्स हैं और बाकी उनके ट्रीटमेंट के लिए इसको काम में लेते हैं। इसमें कॉग्निटिव और बिहेवियर दोनों का कॉम्बिनेशन यहाँ पे लिया जाता है। ह्यूमनिस्टिक एग्जिस्टेंशियल थेरेपी जो है ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, पर्सनल ग्रोथ, इन सब पे फोकस करती है। क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी इन्होंने दी है, मैस्लो ने, रॉजर्स ने दी है, तो वो जो थियरी है वो आपकी थेरेपी जो है ये अच्छे से वर्क करती है, पॉजिटिव वे में करती है। एग्जिस्टेंशियल थेरेपी विक्टर फ्रैंकल ने दी है। लोगो थेरेपी जिसे हम कहते हैं, लोगो ग्रीक वर्ड है सोल के लिए, तो मतलब यहाँ पे हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं सोल का। ठीक है। तो विक्टर फ्रैंकल बोलते हैं कि हमें मीनिंग मेकिंग करनी है, हमारी ज़िंदगी का मकसद क्या है, मीनिंग क्या है, वो हमें यहाँ पे समझना है। ठीक है। इन्होंने और क्या कहा कि वो कुछ स्पिरिचुअल एंजाइटीज़ हमारे अंदर होती हैं जिसकी वजह से हम मीनिंगलेस फील करते हैं, तो इसीलिए इसको हम एग्जिस्टेंशियल एंजाइटी भी कह सकते हैं। न्यूरोटिक एंजाइटी है ये। तो गोल लोगोथेरेपी का ये है कि पेशेंट्स को मीनिंग ढूंढने में हेल्प करे। ठीक है, ये इन्होंने बताया। क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी जिसकी मैं भी बात कर रही थी, कार्ल रॉजर्स वाली, इसमें एम्पैथी दिखाता है जो थेरेपिस्ट है, अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड दिखाता है, बहुत पॉजिटिव वे में वो चीज़ों को ट्रीट करता है। गेस्टॉल्ट थेरेपी, गेस्टॉल्ट वर्ड का मतलब है होल। ये थेरेपी दी है फ्रेडरिक या फ्रिट्ज पर्ल्स ने, इनकी वाइफ लॉरा पर्ल्स के साथ। जो गोल है इसका वो ये है कि उनका सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाया जाए इंडिविजुअल का, और सेल्फ एक्सेप्टेंस बढ़ाया जाए, ये इन्होंने बताया। इसके अलावा और क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं हीलिंग के लिए, तो आप ये देखो कि अगर आपको एक सोशल सपोर्ट मिलता है तो ज़्यादा अच्छे से आप उस चीज़ को कर सकते हो। इसकी रीडिंग निकालना ज़्यादा काम की नहीं है। ऑल्टरनेटिव थेरेपी और क्या है, तो योग, अष्टांग योग है, पतंजलि में जो दिया गया है, यम नियम, ये वाले जो 8 इन्होंने बताए थे, यम नियम, बाकी मैं आगे के कंफ्यूज हो रही हूँ, सीक्वेंस में मुझे याद नहीं है। धारण, ध्यान, और क्या था, प्रत्याहार, प्राणायाम, और लास्ट में समाधि था। एक शायद मैं मिस आउट कर रही हूँ, मैं एक बार नोट्स चेक करके बताती हूँ आपको, जस्ट अ मोमेंट। हाँ, ये है यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान, समाधि। तो ये 8 है, ये सीक्वेंस में आपको इसी में याद रखना है। फिर आपके मेडिटेशन होता है, आप मेडिटेशन कर सकते हैं, टेंशन अपनी ब्रीदिंग पे रखें या कोई मंत्र का जाप करें। विपासना मेडिटेशन होता है जिसमें माइंडफुलनेस बेस्ड मेडिटेशन होता है, किसी ऑब्जेक्ट पे या थॉट पे आपको टेंशन यहाँ पे नहीं करना होता। आप इसमें क्या करते हैं, आप अपने बॉडी के सेंसेशंस को, थॉट्स को देखते हो, उनको अवेयरनेस में देखते हो। सुदर्शन क्रिया योग ये है, रैपिड ब्रीदिंग टेक्निक है ये, हाइपर वेंटिलेशन इंड्यूस करने के लिए। ये PTSD, स्ट्रेस, इन सब के लिए हेल्पफुल है। ठीक है। इसके अलावा और क्या है, कुंडलिनी योगा, ये USA में सिखाया जाता है, इफेक्टिव ट्रीटमेंट है ये मेंटल डिसऑर्डर्स का। कुंडलिनी योगा जो है ये प्राणायाम और ब्रीदिंग टेक्निक्स जैसे मंत्र वगैरह बोलना, इनको कंबाइन करता है। इस पे क्वेश्चन भी आया था आपके लास्ट टाइम कुंडलिनी योगा पे। रिहैबिलिटेशन करवाना, जो मेंटली इल है उनका आपको रिहैबिलिटेशन करवाना होगा, उनको ऑक्यूपेशनल थेरेपी, सोशल स्किल ट्रेनिंग, वोकेशनल थेरेपी, ये सब जो है उनको देना होगा। दैट इज़ इट, इतना बहुत है। बाकी ये हम बहुत ज़्यादा डिटेल में आगे करने वाले हैं यूनिट नंबर 9 में। ये वाला चैप्टर जो है और इससे पहले वाला जो डिसऑर्डर्स वाला चैप्टर था, ये यहाँ से तो बिल्कुल एक ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग भी मैं कहूँगी कि नहीं मिल रही है, बहुत शॉर्ट में है ये, क्योंकि ये 12th के बच्चों को बहुत डिटेल में नहीं पढ़ाया जाता।
हमें बहुत डिटेल में पढ़ना है। अगर आप नेट, गेट, सेट, एमफिल, ईवीजीसी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर कोई भी एग्ज़ाम आप साइकोलॉजी का दे रहे हो, तो डिसऑर्डर्स और उनका थेरेपीज़ बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं साइकोलॉजी के। ये पूरी क्लिनिकल साइकोलॉजी मान लो ये इसी पे है। तो आपको ये बहुत डिटेल में मैं करवाऊंगी यूनिट नंबर 9 जब हम करेंगे तब फुल कोर्स में। बाकी अगर अभी आपको पढ़ना है, कोई एग्ज़ाम आपका अभी है, जैसे ईवीजीसी के लिए मेरे पास कुछ बच्चे टेलीग्राम पे मैसेज करते रहते हैं ईवीजीसी के रिगार्डिंग की एग्ज़ाम आने वाला है, आप करवाइए सो एंड सो, तो आप लोग टारगेट दिसंबर 24 वाली प्लेलिस्ट देखें, उसमें सारे कोर्सेज हैं, सारे यूनिट्स हैं, वो डिटेल्ड में है, वो अच्छे से करिए आप। ये सारा जो है ये बहुत शॉर्ट है, फाउंडेशन है उनके लिए है जिनके पास साइकोलॉजी कभी था ही नहीं, जो बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, जिन्हें कोई भी आइडिया नहीं है। फाउंडेशन कोर्स केवल उनके लिए ही है। जिन लोगों ने पहले साइकोलॉजी पढ़ा है यूजी में, पीजी में, उनको ये सब देखने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। बट फिर भी अगर आप मेरे साथ साथ पढ़ रहे हैं, मेरे साथ साथ चलना चाहते हैं, तो आप देख सकते हैं। बाकी मैं सजेस्ट करूँगी अभी आने वाले दिनों में ऐसा होगा कि मैं क्लासेस रेगुलरली नहीं ले पाऊँगी, बिकॉज अभी देयर इज़ अ वेडिंग इन माई फैमिली, तो मुझे पहले मैं वहाँ पे बिज़ी हो जाऊँगी, उसके बाद में आई हैव फ्यू एग्ज़ाम्स, उसके बाद में मेरा थोड़ा और थीसिस वगैरह का रिलेटेड काम है। तो फेबररी आप ऐसा मान के चलिए कि मैं थोड़ा सा बिज़ी रहने वाली हूँ। तो इसीलिए फेबररी में बचे कितने से दिन हैं, लाइक 18 दिन और हैं, 28 का महीना है इस बार, 18-19 दिन और है। तो इसमें मैं आपकी केवल 12th की NCERT ही कंप्लीट करवा पाऊँगी। इसके अलावा मैं नया कोर्स जो हमारा था वो अभी स्टार्ट नहीं करवा पाऊँगी। तो आप लोग अपना टाइम वेस्ट ना करें, आप लोग तब तक या तो पेपर 1 प्रिपेयर कर लें, जो लोग अभी जून वाला टारगेट करना है, नहीं तो आप लोग दिसंबर वाली प्लेलिस्ट देखें, क्योंकि बहुत ज़्यादा नहीं बदलेगा दिसंबर वाली प्लेलिस्ट और अब जो हम पढ़ेंगे उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आएंगे। सिर्फ कुछ चीज़ें वही ऐड ऑन होंगी जो कि नई हैं, या कुछ चीज़ें अगर उस वक्त मुझसे छूट गई होंगी तो वो ऐड ऑन होंगी। तो आप लोग वो ज़रूर देखें। ओके, चलिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।